होने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन की 5वीं वर्चुअल बैठक में इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। तकरीबन 2 घंटे तक वर्चुअल इस बैठक में नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव सीताराम येचुरी ने रखा और इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के लिए कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर अपनी रजामंदी दे दी है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि वो उनकी दिलचस्पी इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने में नहीं है या वो इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह का कोई पद नहीं चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक जल्द होगी और सीट शेयरिंग का फार्मूला भी जल्द तय होगा। लेकिन नीतीश कुमार के संयोजक न बनने से कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज सभी की निगाहें इंडिया गठबंधन की होने वाली वर्चुअल बैठक पर लगी हुई थी। माना जा रहा था कि आज की बैठक में संयोजक के साथ साथ आज सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी सहयोगी दलों के बीच में बात होगी। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे और इस बैठक में यह चर्चा होनी थी कि सीट शेयरिंग और संयोजक के पद को लेकर। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एम.के. स्टालिन ने नीतीश कुमार को संयोजक का पद देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन या फिर संयोजक का पद जो है कांग्रेस को अपने पास रखना चाहिए था, बड़ी पार्टी है। बैठक की जानकारी देते हुए बिहार सरकार के सीनियर मिनिस्टर संजय झा ने जो बताया है उसके अनुसार सीट शेयरिंग के मुद्दे पे बात नहीं हुई और नीतीश कुमार ने संयोजक का पद लेने से इनकार कर दिया है। उसे ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी कहें या फिर उनके पत्ते कहें कि आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, इस बात का खुलासा अभी भी उन्होंने नहीं किया है और संशय बरकरार है। कैमरामैन ऋषिराज के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। इंडिया गठबंधन में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में फिलहाल सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। कल दिल्ली में होने वाली बैठक टली तो सपा की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। सपा ने एक ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की। हालांकि कुछ ही देर बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन हालात बिल्कुल मध्य प्रदेश चुनाव जैसे ही बन रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट को सियासी दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन सब के बीच बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि कांग्रेस यूपी में 30 सीटों की मांग कर रही है और समाजवादी पार्टी केवल 10 या 12 सीट ही कांग्रेस को देना चाहती है। हालांकि आज भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई है, लेकिन फिलहाल अभी तक सीटों के बंटवारे पर तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की सबसे पहले घोषणा महाराष्ट्र में की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने दी है। रमेश चेन्नीथल्ला 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं और शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक था, लेकिन अब स्थिति काफी बेहतर हुई है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 10 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और एमवीए जो है महायुति से ज्यादा सीट पर लोकसभा चुनाव जीतेगी। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कौन दल कहां पर कौन सी सीट से लड़ेगा, इसी को लेके ही इंडिया गठबंधन का आगाज किया गया था और आज इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। लेकिन पंजाब में इंडिया गठबंधन के ही 2 जो बड़े घटक हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बेशक कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव को 3 दिन के लिए चंडीगढ़ भेजा था नेताओं और वर्करों की नब्ज टटोलने के लिए, लेकिन वहां पर सारे के सारे जो जितने भी दिग्गज कांग्रेसी नेता थे या वर्कर थे, उनमें से ज़्यादातर ने इस समझौते के खिलाफ देवेंद्र यादव को बोला भी है। और वहीं पर अब नहले पे दहला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मारते हुए कहा है कि 13 लोकसभा सीटें वो जीतने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में चाहे वो कांग्रेस हाईकमांड हो या फिर आम आदमी पार्टी की हाईकमांड क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। इस बीच नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ के महायुति में शामिल भी हो सकते हैं। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के पूर्व
केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई सीट से सांसद भी रह चुके हैं। अरविंद सावंत अब उद्धव गुट में है और इस सीट बंटवारे में उद्धव गुट के नेता खुल के इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जिससे मिलिंद नाराज है और कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा था कि दक्षिण मुंबई सीट परंपरागत तौर पर कांग्रेस के पास रही है और देवड़ा परिवार सालों से इस संसदीय क्षेत्र से जुड़ा रहा है, लेकिन ये सीट अब उद्धव गुट के झोली में जाती दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले 10 साल से इस सीट पर अरविंद सावंत सांसद है। हालांकि शिंदे गुट से संपर्क के बारे में मिलिंद देवड़ा ने खुल के कुछ नहीं कहा है, लेकिन शिंदे गुट के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने से शुरू हो चुकी है। शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि यदि मिलिंद देवड़ा उनके गुट में आते हैं, उनके पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पिछले 2 दिनों से राजस्थान में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी हाईकमान लेवल से बीजेपी के राजस्थान के बड़े नेताओं के पास रोड मैप आया है, उसी को अपने कार्यकर्ता और अलग अलग मोर्चों के प्रभारियों को बताकर ये लोग पार्टी में एक नए उत्साह का संचार करने की कोशिश में जुटे हैं। और यही कारण है कि आज जहां पार्टी के पदाधिकारियों की और कार्य समिति की बैठक चल रही है, वहीं तमाम मोर्चों के पदाधिकारियों को भी इसमें बुलाया गया है। कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बनी है, उसके बाद एक बार फिर से यानी कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से हैट्रिक लगाया जाए। और इसी की कोशिश को लेकर तमाम तरह की माथापच्ची भी यहाँ पर हो रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ साथ संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति घोटाला मामले में एक बार फिर से ईडी ने चौथी बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है पूछताछ करने के लिए। ईडी ने शनिवार को चौथा समन जारी कर दिया है। अब ऐसे में शराब नीति घोटाला मामले में उनसे एक बार फिर से पूछताछ करने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें, इस बार उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर ईडी के समन का गैर कानूनी बताया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन राजनीति से प्रेरित बताया और गैर जरूरी बताया है। वहीं आप नेताओं का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी तरह से एक साजिश के तहत गिरफ्तार करना चाहते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या चौथे समन पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गंगा सागर जा रहे यूपी के 3 साधुओं को भीड़ ने पूरी तरह पीट दिया। 30 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साधुओं के समूह को भीड़ ने घेर लिया। लोगों ने साधुओं को जमकर पीटा। लोग बचाने के बजाय तमाशबीन बने रहे। साधु गंगा सागर मेले में जा रहे थे। इस दौरान रास्ता भटक गए। रास्ता पूछने के लिए रुके थे। इस दौरान लोगों ने अपहरणकर्ता समझकर साधुओं को पीटना शुरू कर दिया। मामला बढ़ने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों साधुओं को भीड़ से बचाकर काशीपुर पुलिस स्टेशन ले आई। पुलिस ने साधुओं की पिटाई करने वाले 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है, उसकी पाई पाई खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल की नेता और सरकार कट मनी के नाम से मशहूर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए तो ईडी पर भी पथराव किया जाता है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब उद्धव ठाकरे 22 जनवरी यानी जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी दिन नासिक के प्रसिद्ध काला राम मंदिर जाएंगे और प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही गोदावरी की आरती करेंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनका ये जो कार्यक्रम है वो पहले से तय था। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया है और कहा है कि हमारे गुट के जो सांसद हैं वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति से मिलकर भी निमंत्रण देंगे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि उन्हें नहीं पता कि अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को बुलाया गया है नहीं, लेकिन मेरी मांग है कि राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए, इसलिए इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।
बीजेपी ने 25 जनवरी तक 1 करोड़ नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का टारगेट फिक्स किया है। इस कड़ी में आज बीजेपी ने 9 मतदाता कार्यक्रम की शुरुआत की। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की। लगभग 500 फर्स्ट टाइम वोटर्स को आज बीजेपी दफ्तर बुलाया गया था। वहां जेपी नड्डा ने उनको संबोधित भी किया और टारगेट ये दिया कि आपको ये समझना होगा कि 2004 से 14 तक कैसी सरकार चलती थी और 14 से 24 यानी अभी कैसी सरकार चल रही है, दोनों में अंतर समझाने का काम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नए मतदाताओं को किया। और बीजेपी ने यही तय किया है कि देश भर में लगभग 5000 जगहों पर 25 तारीख को नए मतदाताओं का कार्यक्रम होगा। उन सभी को बीजेपी से जोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको संबोधित करेंगे। कैमरामैन अभय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। अयोध्या जाने और आने वाली ट्रेनें 16 से लेकर के 22 तारीख तक की रहेंगी कैंसिल। कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे ने 16 से लेकर 22 जनवरी तक यानी 7 दिनों के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ट्रेनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ना तय है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से लेकर यात्रियों की सुविधा मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी है। इससे पहले अयोध्या रेलखंड पर डबल रेल लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन का काम शुरू हो गया है। इसी वजह से आगामी दिनों में अयोध्या रूट की सभी ट्रेनें को 16 से लेकर के 22 जनवरी तक रद्द रहेंगी। वहीं अयोध्या के रास्ते विभिन्न रेलखंडों से गुजरने वाली 35 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वहीं रोडवेज बसें भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। अयोध्या में बटेगा महाकाल मंदिर के लड्डुओं का प्रसाद। इसका भोग भी लगाया जाएगा, फिर लोगों को इसका प्रसाद बांटा जाएगा। 250 क्विंटल जो है लड्डू का जो प्रसाद बनना है, 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे और इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश भी दिए और जिसके बाद उनके बयान के बाद अब लड्डू बनाने की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। तमाम कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो मंदिर है मध्य प्रदेश के राम मंदिरों को सजाया जाए, स्वच्छता अभियान चलाया जाए, साफ सफाई की जाए। इसी की कड़ी में आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग अपने जो विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और यहां पर मंदिर की साफ सफाई में जुट गए और इसी के साथ उन्होंने जो उनके क्षेत्र हैं वहां के तमाम मंदिरों में भी इसी तरह की साफ सफाई का अभियान चलाया है और इसी अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में भी इस तरह से मंदिरों में सफाई और जो है उनकी सजावट अब की जाएगी और इसी को लेकर आप बता दें कि अब मध्य प्रदेश में भी अब राममय यहाँ पर मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। शिमला और मसूरी से ज्यादा ठंड हुई दिल्ली। तापमान लुढ़क के 3.5 रिकॉर्ड किया गया। जी हां, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि 14 जनवरी तक दिल्ली में घने कोहरे का पूर्वानुमान है। साथ ही साथ इसके अलावा तापमान में भी गिरावट की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है उससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेल्सियस आज सफदरजंग में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी फिलहाल जो है कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली से बाहर की बात करें तो यूपी में लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में शीतलहर और कोहरा जारी है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत में राज्यों में सुबह के वक्त अगले 5 दिनों तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं पंजाब में 13 से 15 जनवरी के बीच कोल्ड से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति की आशंका है कि चूंकि पश्चिमी विक्षोभ का एक बार फिर से आना, उसकी वजह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है और इसी की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है और साथ ही साथ कोहरे की वापसी हो गई है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में धुंध और कोहरे का कहर लगातार ही जारी है। बेशक चंडीगढ़ में मौसम कुछ सामान्य है, लेकिन इसका असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है और यदि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 2 या 3 दिनों में इसी तरह का मौसम रहेगा और इसी के चलते ही पंजाब और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है और हिमाचल के लिए 16 और 17 जो जनवरी होगी वहां पर कहीं कहीं पर बर्फबारी होने की भी पूरी संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है।
बेशक आज लोहड़ी का त्यौहार है और लोहड़ी के त्यौहार के मद्देनज़र शाम को जगह जगह पर अलाव भी जलेंगे। वहीं पर आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पूरी तरह सक्रिय होगा तो कुछ दिनों बाद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे धीरे धीरे मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है और लगातार यहां ठंड बढ़ते जा रहा है। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक भयानक शीतलहरी का अनुमान लगाया है और इसके चलते पटना में तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी पटना ने आदेश जारी कर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। और इसके साथ ही अभी देखेंगे कि मौसम में फॉग जो है करीब दिन भर रह रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनको हो रही है। ट्रेनों की बात करें तो करीब अभी तमाम बड़ी राजधानी तेजस जैसी ट्रेनें भी जो हैं 6 से 7 घंटा विलंब से चल रही हैं। कई फ़्लाइट कैंसिल हो गए हैं और सबसे ज़्यादा इसका असर ट्रेन और फ्लाइट के साथ साथ इसमें जो सड़क परिवहन के लोग हैं उस पर ही पड़ रहा है, क्योंकि यात्रा करने वालों के लिए सड़क से भी यात्रा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा है कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं और कई इलाकों में दुर्घटना की शिकायतें मिल रही हैं और घटनाएँ घट रही हैं। कैमरा पर्सन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड रही दिव्या पाहुजा की हत्या 11 दिन पहले एक होटल में कर दी गई थी, जहां मुख्य आरोपी अभिजीत और अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, जिसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी था उस बॉडी को रिकवर करना, जो 11 दिन बाद बाकड़ा नहर यानी फतेहाबाद के टोहाना की एक नहर में बरामद हुई है। हालांकि इसकी पहचान के लिए उसकी बहन के पास उसकी फ़ोटो भेजी गई, जहां टैटू के जरिए उसने उसकी पहचान बताई। ये भी बताया गया कि दिव्या पाहुजा की हत्या 2 जनवरी की रात को उसके दोस्त अभिजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी थी। वजह सामने ये आई थी, जहां शुरुआती जांच में अभिजीत ने बताया था कि वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। उसकी कुछ फ़ोटो है जिसको लेकर वो ब्लैकमेल कर रही थी, जिसको लेकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज फतेहाबाद के टोहाना के जो एक नहर है, भाखड़ा नहर, उसमें ये शव बरामद हुआ है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो सबूत है उसको कलेक्ट करके पुलिस एक मजबूत मामला बनाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती थी। यही वजह थी कि तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट कवर करते हुए उन्होंने डेड बॉडी को रिकवर किया है। लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि मोबाइल रिकवर नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, गुरुग्राम। संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय थल सेना के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। जी आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन का नाम दिया गया है। 2 जनवरी से यह युद्धाभ्यास का शुरुआत हुआ है, जो कि 15 जनवरी को समाप्त होने वाला है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य अर्बन ऑपरेशन की बेस्ट प्रैक्टिस और इंटर ऑपरेशनबिलिटी को बेहतर करना है। इससे दोनों देश के सामरिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के सैकड़ों साल पुराना दोस्ताना रिश्ते हैं। दोनों ही देश अच्छे धार्मिक और आर्थिक संबंध में ही रहे हैं। यहाँ युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच रणनीतिक और सैद्धांतिक जानकारी साझा करने का प्रयास है। इससे दोनों ही सेनाओं के सीखने का मिल रहा है। इंडियन आर्मी के सूत्रों ने बताया है कि जमीनी लड़ाई में दोनों देशों के सैनिक अपने युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर स्किल भी साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भविष्य के युद्ध को देखते हुए दोनों देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक के बाद एक हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले हमारे और आपके दिल से जुड़े हुए हैं। जहां एक इंजीनियर की क्रिकेट खेलते वक्त पिच पर ही मृत्यु हो गई और पता चला कि उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। वहीं दूसरा मामला जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ हुआ है। 22 साल के मयंक की क्लास खत्म करने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं तीसरा मामला 7 जनवरी का है, जहां एक डॉक्टर ऑपरेशन करते करते बेहोश हो गया। बाद में पता चला कि उसको हार्ट अटैक आया है और उसकी काफ़ी ब्लॉकेज थे। इन सभी ताज़ा मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए लोग एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स का सहारा ले रहे हैं, ऐसे में इस तरीके के हादसे लोगों के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर। आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वो बहादुर जवान है जो देश की
आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा करते हैं। पारा 0 से नीचे है, हाथ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है, खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना के बहादुर जवान सरहद की रक्षा कर रहे हैं ताकि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। आप देखिए कि कैसे सेना के जो बहादुर जवान हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनका यही मकसद है कि अगर कायर पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है तो चुन चुन कर पाकिस्तान द्वारा पाले गए तमाम आतंकियों को जहान्नू पहुंचाया जाए। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, LOC पुंछ। आज लोहड़ी का त्योहार है और पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी लोहड़ी का त्योहार स्थानीय लोग बेहद ज्यादा धूमधाम के साथ मना रहे हैं। ये आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर लोहड़ी के इस पावन मौके पर लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लोहड़ी के त्योहार को मना रहे हैं। और यही तस्वीरें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सामने आए हैं। यहाँ पर BSF के बहादुर जवान जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा करते हैं, वो जवान भी सरहद पर जो है लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं। इन जवानों का कहना है कि बेशक ये अपने घरों से दूर हैं, लेकिन हर त्योहार जो है बॉर्डर पर ड्यूटी भी देते हैं, हर त्योहार मनाते हैं, चाहे लोहड़ी हो, दीपावली हो, होली हो, क्रिसमस हो, दशहरा हो, ईद हो, हर त्योहार मनाया जाता है। वहीं बॉर्डर के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी बेहद ज्यादा खुशी से इस त्योहार को मना रहे हैं। लोगों के चेहरों पर बेहद ज्यादा खुशी है। खुशी इस बात को लेकर है कि आज लोहड़ी का त्योहार है और बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये आप देखिए यहाँ पर रेवड़ी है, गचक है, मूंगफलियां है और तमाम खुशी से तमाम लोग जो हैं झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार बेहद गर्मजोशी के साथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कोलकाता के बाबू घाट में लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है और लोग यहीं से गंगा सागर पहुंच रहे हैं। वाकई अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार करीबन 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। इसमें नागा साधु और जो लोग यहाँ पे जो भक्त है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पहुंचे हैं और गंगा सागर में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा सागर के मौके में कह सकते हैं कि इस बार कोलकाता में जबरदस्त लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वाकई पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है, चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है और लोगों को किस तरह से यहाँ पे गंगा सागर में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर बाबू घाट में करीबन 54 से ज्यादा सेवा संस्थाएं काम कर रही है और लोगों को फ्री यहाँ पे चिकित्सा की व्यवस्था किया जा रहा है, चश्मे दिए जा रहे हैं और खाने पीने की भी व्यवस्था किया गया है। तो कह सकते हैं कि इस बार कोलकाता में यहाँ पे बाबू घाट में करीबन हजारों की संख्या में साधु संत भी पहुंचे हैं और इस बार गंगा सागर खास तरीके से मनाया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।